हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, एंग्जाइटी पर, स्ट्रेस पर, डिप्रेशन पर, ओवर थिंकिंग पर, ओसीडी पर। हालांकि मैं ग्रैटिट्यूड पर वीडियो बनाने की सोच रही थी, पर मेरे गुरु ने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया। तो गुरु अवज्ञा तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, राइट? तब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी और तब जाकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आई एम हियर एंड रेडी टू शेयर विद यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड अ वेरी बिग ग्रैटिट्यूड टू माई मेंटर फॉर सजेस्टिंग मी दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपकी वजह से मेरी भी ये कंसेप्ट क्लियर हुई है। मैं बहुत अच्छी तरह से अब इस कंसेप्ट को समझ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। सच ही है, गुरु बिन ना तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और ना ही मोक्ष की। गुरु आपके भीतर से आपकी वो छुपी हुई क्वालिटी बाहर लेकर आते हैं जो आपको भी पता नहीं होती है। इसीलिए हम सब की लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, या किसी ऐसे इंसान का जो हमें गुरु की भांति गाइड करे। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपको गुरु की तरह गाइड करता है तो उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो मेरी लाइफ में जितने भी मेरे गुरु हैं, मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, और वो हर इंसान चाहे छोटा या बड़ा जिससे मैंने अपनी लाइफ के हर स्टेप पर कुछ न कुछ सीखा है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग मी, फॉर बीइंग माई गाइडिंग लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आजकल मेंटल इलनेस बहुत ही बढ़ती जा रही है। हर दूसरे इंसान से अगर आप पूछोगे तो उनको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और कई सारे मेंटल इश्यूज आज की यंग जनरेशन और इवन ओल्ड जनरेशन फेस कर रही है। लोगों में इंसोम्निया बढ़ता जा रहा है, ओसीडी बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं और स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ से हैप्पीनेस मिसिंग है। देखिए, हम सबकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया का जो भी इंसान जो भी कुछ कर रहा है उसको अल्टीमेट एक फीलिंग चाहिए और वो है हैप्पीनेस। तो इन जनरल किसी के भी अगर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के ये तीनों पिलर बैलेंस है तो हैप्पीनेस नेचुरली अपने आप आती है। उसके लिए अलग से कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते। लेकिन वही अगर आपके हेल्थ इश्यूज है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज है, तो आपको कुछ ना कुछ अनईजी फील होने लगेगा, आप सफ़र करने लगेंगे और आपकी लाइफ से हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। तो आपको इन तीन बातों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिजिकल और मेंटल, यहाँ मैं दोनों हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो अगर ये दोनों हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपके पास वेल्थ अपने आप आएगा, क्योंकि तब आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा। और क्योंकि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप आएगी। आज के टाइम में लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। इससे ये सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे एक मिलियनर है, उस इंसान के पास सब कुछ है अपनी लाइफ में, वो हर चीज़, वो सारी लग्जरी, वो सब कुछ, वो सारी सुख सुविधा जो एक नॉर्मल इंसान के लिए कमा पाना मुश्किल है, या फिर यूँ कहें कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी उस मिलियनर को नींद नहीं आती, उसे इंसोम्निया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे वाले सुखी है। हर इंसान की लाइफ में किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इतना सब होने पर भी कई बार लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई बार तो सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सब होने पर भी लाइफ से हैप्पीनेस मिसिंग है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना सब कुछ कमा लेने के बाद भी आपको इतनी वेल्थ या इतनी सक्सेस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही। अब जैसे ओवर थिंकिंग को ही ले लीजिए। आजकल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको हर दूसरे बंदे के अंदर दिखाई देगी। सबसे पहले तो इसे समझिए, ओवर थिंक करना इतना भी बुरा नहीं है। ओवर थिंकिंग को हमने अननेसेसरी बहुत बुरा बना दिया है और हम सभी ओवर थिंक करते हैं कहीं ना कहीं। और लाइफ में कुछ मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जिन पर ओवर थिंक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सपोज कीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अगर उस टाइम पर आप थोड़ा ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इफ एंड बट नहीं लगाएंगे, तो फिर इस केस में आप गलत डील
डील कर लेंगे। आपकी या आपके फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई भी डिसीजन, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ ओवर थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आप ओवर थिंक करते कैसे हैं। आप कॉन्शियस ओवर थिंक कर रहे हैं या आप सबकॉन्शियस ओवर थिंक कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इवॉल्व पार्ट है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर आप उससे ओवर थिंक कर रहे हैं, लॉजिकल वे में किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में आपकी ओवरथिंक फ्रूटफुल होगी कि आपको उसका कोई ना कोई कंक्लूजन ज़रूर मिलेगा। पर वहीं अगर आप अपने लिम्बिक सिस्टम से, जो कि हमारा प्रीमिटिव ब्रेन है, जो केवल इमोशंस की भाषा जानता है, जो अननेसेसरी फियर भी आपको अजम्पशन के रूप में दिखाते रहता है, और आप व्हाट इफ में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अजम्पशन बेस्ड ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर वो एक नेवर एंडिंग लूप है जो कि बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही अनहेल्पफुल है। अब जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है, वो हमारे एंसेस्टर के टाइम से ही वैसा है। जैसे कि ये बात तो हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता है कि हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे और सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए वो इधर उधर भागते रहते थे। उनको किसी न किसी चीज़ का डर हमेशा बना रहता था, कभी जंगली जानवर का, कभी मौसम का, तो कभी किसी और चीज़ का। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा भागते रहते थे। तो मोस्टली हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो सुरक्षा पर बेस्ड है, सेफ्टी पर बेस्ड है। पर अब थ्रेट्स वो नहीं रह गए हैं जो हमारे एंसेस्टर्स को थे। अब जो थ्रेट्स हैं वो मेंटल थ्रेट्स हैं। जैसे कहीं मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, मैं फेलियर ना हो जाऊं, मैं किसी को लूज ना कर दूं, मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो, या फिर मैं कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो ये सारे मेंटल थ्रेट्स हैं। तो अब ये जो हमारे मेंटल थ्रेट्स है, उससे भी हमारा दिमाग हर समय सेफ्टी सीक करता रहता है। अगर आप इमोशनल थिंकिंग जोन में रहते हैं तो जो आपका लिम्बिक एरिया है, जिसका प्राइमरी मोटिव है कि आपको हर तरह के खतरे से दूर रखना, चाहे फिर वो खतरा मानसिक हो या फिर काल्पनिक हो, वो इसी लूप में चलता रहेगा और वरी की एक चेन बन जाएगी और ये चेन नेवर एंडिंग होगी। तो ये जो इमोशनल थिंकिंग है ये बहुत ही अनहेल्दी और अनहेल्पफुल है। मतलब जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें आप बस अज्यूम किए जा रहे हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कपल है, कोई GF-BF, तो जैसे दोनों में से कोई एक बहुत बिजी है और कोई दूसरा मैसेज या कॉल किए जा रहा है, पर उसका पार्टनर उसके कॉल या मैसेजेस का आंसर नहीं दे पा रहा है तुरंत, क्योंकि वो सच में बिजी है। तो जब आप अपने लिम्बिक सिस्टम से ओवरथिंक करोगे इमोशनल वे में, तो आप अपने मन से अजम्पशन बनाने लगेंगे कि क्या पता जानबूझकर नहीं उठा रहा हो, जानबूझकर रिप्लाई ना कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, या कहीं किसी और के साथ बिजी तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे और आप ऐसे सैकड़ों थॉट्स अज्यूम करने लगोगे जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि जो अजम्पशन बेस्ड ओवरथिंकिंग होती है वो नेवर एंडिंग होती है और उसमें कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हम एक के बाद एक थॉट अज्यूम करते चले जाते हैं जिसमें सच में कोई लॉजिक नहीं होता। तो अब समझना ये होगा कि इस तरह की ओवरथिंकिंग के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। तो इसका आंसर है अपनी अवेयरनेस के साथ। और अनफॉर्चुनेटली हम कैसे अवेयर रख सकते हैं खुद को, इसकी ट्रेनिंग कहीं भी और कभी भी हमें नहीं दी जाती। हर कोई यही कहता है कि फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, पर फोकस करना बिना अवेयरनेस के हो ही नहीं सकता। अगर आपका माइंड कंटिन्यूसली चल रहा है, आपके माइंड में 1000 चीज़ें चल रही है, तो मुझे बताइए आप कैसे फोकस कर पाएंगे? क्योंकि आपका माइंड तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग चलती है वो एक टाइम के बाद हैबिचुअल हो जाती है और एक ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली चलते रहती है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अब समझने वाली बात यह है कि आप अवेयरनेस में कैसे आओगे। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब जैसे आपने नोटिस किया, आप अवेयर हो गए कि मेरा माइंड तो चल ही रहा है, हर वक्त, हर सेकंड, किसी भी वक्त शांति नहीं रहता,
आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई। जैसे ही आप अवेयरनेस में आए तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस किस बात का? यस, दिस इज माय प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, कि मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये सोचते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आप कैसे ढूंढोगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन? तो फिर सोल्यूशन ढूंढने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें एक टेम्परेरी बेसिस पे कि आप एक ओवर थिंकर है। एक्सेप्ट कीजिए इस फैक्ट को और धीरे धीरे अपने थॉट्स को वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने थॉट्स को। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमसे डिटैच हो जाती है। तो अब आप ये नोटिस करो कि जो मेरे दिमाग में ये लूप चल रहा है इसमें कितना डिस्टॉर्शन है। क्योंकि हमारा माइंड कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ को जनरलाइज कर देता है। हम दिन भर में ना जाने कितनी सारी चीज़ देखते हैं और वो सभी हमको याद नहीं रहती, वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो एक ऑटो रिलेशन चलता रहता है। हम उन सभी चीज़ों को अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग दे देते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जो एग्जाम्पल दिया था कपल का, तो यहाँ दोनों में से एक बंदे ने नेगेटिव मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया कि जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया या फिर इग्नोर किया या कहीं और किसी के साथ बिजी है। जबकि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट कर सकते थे कि सच में बिजी होगी या बिजी होगा, जब फ्री होगी तो कॉल बैक ज़रूर करेगी। हालांकि ये भी एक अजम्पशन ही है, पर ये एक पॉजिटिव अजम्पशन है। अब क्योंकि आपने ये पॉजिटिव अजम्पशन दिया, पॉजिटिवली अज्यूम किया, तो अब आप शांत रहोगे, काम रहोगे, पीसफुल रहोगे। तो ओवर थिंकिंग में पॉजिटिव डिस्टॉर्शन अलाउड होता है। लेकिन जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, जैसे कि आपने बैठे बिठाए ही कुछ अज्यूम कर लिया इसी सिचुएशन पर, तो ये माइंड रीडिंग हो गई कि अगर मेरा बंदा या बंदी मेरे कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मतलब आप यहाँ पर उस इंसान का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हो, ये अज्यूम करके कि उसने क्यों किया होगा, वो क्यों कर रहा होगा ऐसे। तो आप इस पैटर्न से निकलने के लिए, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पकड़ने होंगे। जैसे व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, तो ये सब क्या है? ये है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जिसे कहते हैं सोचने का एक फॉल्टी तरीका। और जब हमारे सोचने का तरीका ही फॉल्टी होगा तो फिर हमारा दिमाग तो राई का पहाड़ बनाना जानता ही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि अभी वो एग्जाम देने में काफ़ी टाइम है। आप अभी से उस एग्जाम को लेकर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और अज्यूम कर रहे हो कि व्हाट इफ अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, मैं ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाया तो इसी चेन को कंटिन्यू करते हुए सेकंड थॉट आएगा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे बहुत पैसा लगाया है, अगर मैं फेल हो गया तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आप ये अज्यूम कर रहे हो, तो अब ये चेन नेवर एंडिंग हो जाएगी। आपको थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आएंगे इससे रिलेटेड और आपका माइंड कंटिन्यूसली ऐसे थॉट्स क्रिएट करता चला जाएगा और आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे, आपको एंजाइटी होने लगेगी और आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा, पूरी तरह हट जाएगा। अब ये थॉट्स आपके माइंड में क्यों चलते चले जा रहे हैं? क्योंकि इसमें थ्रेट है, थ्रेट फेल होने का। तो सबसे पहले उस थ्रेट को पकड़ो कि आपका दिमाग जो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसमें क्या थ्रेट है। क्योंकि थ्रेट के केस में क्या होता है ना, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको न्यूरो साइंस में कहते हैं हमारा लिम्बिक सिस्टम, मतलब हमारा इमोशनल साइड। सो हमारा लिम्बिक सिस्टम जैसे ही थ्रेट सेंस करता है वो हमारे कॉर्टेक्स ब्रेन की सुनना बंद कर देता है, मतलब हमारे लॉजिक्स काम नहीं करते। तब चाहे बैक ऑफ द माइंड आपको कितना भी क्यों ना पता हो कि आप उल जलूल सोच रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसी लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि इस केस में इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि अभी भी हमारी जो मोस्टली प्रोग्रामिंग है वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम की ही है।
हम चाहे कितना भी इवॉल्व क्यों ना हो जाए, फिर भी हम हर चीज इमोशंस पर बेस्ड करके ही करते हैं और बाद में लॉजिक से उसे जस्टिफाई कर देते हैं। हमारा सब कुछ इमोशंस से ही रेगुलेट होते रहता है। तो अपने इमोशंस को अननेसेसरीली ट्रिगर मत होने दीजिए और अपने रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स को, जो कि थिंकिंग ट्रैप कहलाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें ब्रेक कीजिए। एक्चुअली हम कोई सिचुएशन या फिर किसी पर्सन का एक्शन नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा पीस ऑफ माइंड हमारे हाथों में ही है। तो पॉजिटिव अज्यूम करके चलो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैसे मीनिंग देते हो, कि हम जो भी मीनिंग देते हैं उसी से हमारे इमोशंस भी ट्रिगर होते हैं। क्योंकि जब आपका नज़रिया सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका पॉजिटिव होता है, तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही फील करोगे। वहीं अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी जितना ज़्यादा आप पेन फील करोगे। तो हमारे सफरिंग्स का असली रीज़न है हमारी अजम्पशन बेस्ड थिंकिंग। रियलिटी इतनी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं अज्यूम करके। ये एक मैग्निफिकेशन है और मैग्निफिकेशन एक डिस्टॉर्शन होता है जिसमें इंसान छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना लेता है। मैं यहाँ आपसे लोगों के कुछ ऐसे बिहेवियर या थिंकिंग पैटर्न या बिलीफ सिस्टम डिस्कस करने जा रही हूँ जो अगर आप सही ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको आपकी ही फैमिली के अंदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके स्पाउस या बच्चों के अंदर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक हाउसवाइफ का। जब मैं ये सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ रही थी तो मैं लोगों के थॉट पैटर्न को समझ पा रही थी। अब जैसे कि एक लेडी है जो कि हाउसवाइफ है, अब उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, उसकी हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ, उसका रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत बेस्ट चल रहा है, पर फिर भी वो अपनी थिंकिंग की वजह से कैसे खुद के अंदर एंग्जाइटी बढ़ा लेती है, इसे देखिए। अब उस लेडी के अंदर एक हैबिट है खुद को परफेक्ट शो करने की और सब कुछ परफेक्ट शो करने की। उसको इस तरह का, इस परफेक्शन का ऑब्सेशन है। अब जैसे मान लीजिए उस लेडी के घर पर मेहमान आ रहे हैं और उसे सब कुछ परफेक्ट शो करने का ऑब्सेशन है। सब कुछ परफेक्ट नजर आना चाहिए, मैं प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब अगर इनमें से कोई एक भी चीज प्रॉपर वे में नहीं होती है तो वो लेडी ये सोचकर अपने अंदर एंग्जाइटी बढ़ा देगी और उसका माइंड इसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देगा। अब उसका माइंड सैकड़ों अनवांटेड थॉट्स क्रिएट करेगा कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे एंड व्हाट नॉट। जबकि इन थॉट्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, फिर भी उसके इस ऑब्सेशन की वजह से उसको खुद को परफेक्ट शो करने के चक्कर में उसने अपने अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर ली। अब अगर वही वो लेडी थॉट क्रिएट करे कि क्या हो गया यार, घर ही तो है, थोड़ा ऊपर नीचे खातिरदारी में हो भी गया तो क्या ही हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि आपकी परफेक्शन को देखकर आपके रिलेटिव आपके घर का बिल तो नहीं पे करेंगे ना। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही निभानी है, चाहे आप जैसे भी हो। तो क्यों बेवजह इतना स्ट्रेस लेना और अपना बीपी बढ़ाना। चिल करो और काम रहो। तो अगर वो इस वे में सोचेगी तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। और अगर कोई कुछ पीठ पीछे बोल भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लोगों का काम ही होता है कहना। चाहे आप कितने भी अच्छे, कितने भी परफेक्ट खुद को क्यों ना शो कर लो, अभी आपके मुंह पर अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे जाकर कुछ न कुछ लूप, कुछ न कुछ बुराई जरूर करेंगे। तो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में क्यों बेकार में इतना स्ट्रेस लेना, क्यों अपने दिमाग का दही बनाना और क्यों अपनी हेल्थ की बैंड बजाना। और ये लोग कौन है यार, और झूठे शो ऑफ के चक्कर में अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना, डोंट यू थिंक सो चूतियापा है। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो और जिसको जो समझना है समझने दो। अगर लोगों का सोचकर चलोगे तो कभी अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। अब आप बोलोगे कि समाज में रहना पड़ता है तो ये सारी चीजें जरूरी है, सोशल स्टेटस एंड ऑल दैट। तो मुझे बताइए, समाज आपके बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है या फिर आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहा है? अगर करवा रहा है तो फिर ठीक है, तो फिर जियो लोगों के हिसाब से और लेते रहो दुनिया भर का टेंशन। अब एक नेक्स्ट केस स्टडी है एक छोटे से 6 साल के बच्चे की। अब एक छोटा सा 6 साल का बच्चा था। अब 6 साल का बच्चा मतलब कितना छोटा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं।
उसको अपनी स्कूल से बहुत प्रॉब्लम थी, उसकी टीचर से उसे बहुत प्रॉब्लम थी। अब टीचर्स है, थोड़ा तो डांटेंगे ही ना। डांटते ही ये टीचर जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर बच्चों को डांट कर बताएंगे तो बच्चे डिसिप्लिन में आ जाएंगे। पर वो जो बच्चा था वो थोड़ा सेंसिटिव था, वो टीचर की डांट को बहुत ही सीरियसली ले गया और उसने पेट दर्द का एक सिम्टम अपनी बॉडी में डेवलप कर लिया। और अब जब उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजने लगते तो उसके पेट में दर्द होने लगता। और जब पेरेंट्स उस बच्चे की बात नहीं मानते तो वो बच्चा सिसकियां लेने लगता, इतनी जैसे उसे सांसें नहीं आ रही हो। पेरेंट्स बच्चे को दिखाने लगे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स उसे मेडिसिन भी दे रहे थे पर फिर भी उसके पेट दर्द का रीजन डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। दवाइयां दी जा रही थी फिर भी उसे आराम नहीं लग रहा था। तो वहीं कुछ डॉक्टर सेंस कर गए कि इस बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो बच्चा दवाई तो लेता पर जैसे ही वो स्कूल के लिए रेडी होता उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। अब ये हुआ कि वो बच्चा 1.5-2 महीने स्कूल ही नहीं गया। तो अब उसके पेरेंट्स को बड़ी चिंता होने लगी कि अगर अब बच्चा स्कूल नहीं गया तो क्या होगा। तो उन्होंने डॉक्टर चेंज किया और उस डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को साइकोलॉजिकल इशू है। उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का सजेशन दिया। और जब उस बच्चे के पेरेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे को स्कूल के अंदर कोई इशू हो सकता है, आपका बच्चा स्कूल में डर रहा हो किसी बात से। और जब उस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उस बच्चे को बहुत ही प्यार से ट्रीट किया और उसे ये कहा कि मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे टीचर ने डांटा है ना। तो जैसे ही बच्चे ने सुना, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसने उस डॉक्टर को सब बता दिया कि डॉक्टर मेरी टीचर बोल रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जाकर पीछे खड़े हो जाओ। उन डॉक्टर ने पेरेंट्स से कहा कि टीचर से जाकर बात करें और उन्हें यह भी बताया कि ये पेन साइकोजेनिक पेन है जो बच्चे के अंदर उसके डर की वजह से क्रिएट हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी सच में पेन फील कर रही है। असल में ये बॉडी का पेन है ही नहीं, पेन क्रिएट कर रहा है उस बच्चे का माइंड। माइंड का क्या है, माइंड जैसे ही किसी डेंजर को सेंस कर लेता है वो आपको वहां से एस्केप करने की सलाह देता है कि फाइट और फ्लाइट। अब छोटा बच्चा फाइट नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, वो भागेगा उस डर से। तो उसके पेरेंट्स को पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्चा तो मुझे बताता है कि मेरे पेट में कीड़े हो गए हैं जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। कई बार उसे जर्म्स की दवाई भी दी। ने उसकी मदर को एडवाइस दी कि आप अपने बच्चे को प्लेसिबो इफेक्ट दो। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब उसके माइंड को ट्रिगर करो। तो बच्चा अपने माइंड में ये थॉट क्रिएट करके बैठा था कि उसके पेट में कीड़े हैं और जिसकी वजह से उसका पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने उनसे कहा अब जब आपका बच्चा पॉटी करने जाएगा तब आप अपने हाथों में कुछ टी लीव्स या राई के दाने ले लेना। जैसे ही बच्चा उठे वो टी लीव्स या राई के दाने वहां पर डाल देना और अपने बच्चे से ये कहना कि देखो तुम्हारे पेट के कीड़े मर गए हैं। अब उस बच्चे की मदर ने वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था और बच्चे का पेन बिल्कुल ठीक हो गया और बच्चा स्कूल जाने लगा और इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ। तो ये होता है साइकोजेनिक पेन जो आपका माइंड डर की वजह से क्रिएट करता है, जिसे कई बार हम पेरेंट्स समझ नहीं पाते और अपने बच्चों को डांटते हैं सोचकर कि वो स्कूल जाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपके बच्चे ऐसे किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD। ये सारे इश्यूज कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। और सबसे पहले तो स्ट्रेस ही आता है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं सुकून नहीं है, कहीं भी भागते ही चले जा रहे हैं। हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूरी भी है अगर उसे हेल्दी वे में लिया जाए तो। कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। इसके लिए आपको अपना दिमाग सही डायरेक्शन में दौड़ाना होगा, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि अगर आप सुकून से बैठ गए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत ही शांत और सेटिस्फाइड होकर बैठोगे तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे, दिमाग चलाना ही पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेस तो आएगा ही, राइट, पर ये हेल्दी स्ट्रेस होगा। कि सक्सेस चाहिए तो आप स्ट्रेस तो ले ही रहे हो और अपनी बकेट भरते जा रहे हो। पर अगर आप उस बकेट को खाली करने के लिए कुछ नहीं कर रहे
तो फिर इस सिचुएशन में आपकी बकेट तो ओवरफ्लो होगी ही, और जहां आपकी बकेट ओवरफ्लो हुई आपके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने लगेगा, और अब ये स्ट्रेस और एंजाइटी आपके लाइफ पर नेगेटिव वे में इफेक्ट करेगी। तो अब आपको इसे रिलीज करने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना होगा अपने अंदर, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। जब आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप ये जितना भी बकेट अपने अंदर भरते जा रहे हो ये रिलीज होने लगेगा। डेली बेसिस पे अगर स्ट्रेस लेते जा रहे हो तो डेली बेसिस पर उसे रिलीज भी करते जा रहे हो। तो अब यहाँ पर आपकी माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको आपकी बकेट को ओवरफ्लो नहीं होने देना है, क्योंकि ये ओवरफ्लो ही बुरा है। और फिर आपके बिलीव्स क्या है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, आपके एनवायरनमेंट में आपने क्या कुछ देखा है, वो सब चीजें डिसाइड करती है कि आप एंजाइटी में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, या फिर आप किसी ऑब्सेशन में फंस जाओगे, या कोई डिसऑर्डर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस भी बिलीफ के साथ आप बड़े हुए होते हो उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आपको कुछ चीजें नॉर्मल लगने लगती है कि ये तो होगा ही, क्योंकि ये मेरे फैमिली की हिस्ट्री रही है, और आप उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि ये आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है। ये सारी चीजें आप देखते और सुनते बड़े हुए हो, तो फिर तो ये आपके साथ होगा ही ना कि आपकी बॉडी हर वक्त सुन रही है इसे। इसलिए अपनी बॉडी से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। जो हम दूसरों के साथ जोक मारने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं ना, हमें कोई पूछता है कैसे हो और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो हम बोल देते हैं कई बार, अरे भैया दाल रोटी का जुगाड़ चल रहा है, बस सब ठीक ही है। तो आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर का सिस्टम जो आपकी बकवास ना जाने कब से सुनते जा रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, और आप तो यही सोच रहे हो कि आप ऐसे बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो आप दूसरों को बेवकूफ बनाने के भ्रम तो पाल सकते हो, लेकिन आप अपने अंदर के सिस्टम को बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना सकते। आप हर वक्त अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हर वक्त अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो। तो जैसा आपका बिलीफ होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, उसी वे में आपकी बॉडी और माइंड रिएक्ट करेगा। अब बात करेंगे रियल डिप्रेशन की और ओसीडी को भी समझेंगे। अब जो रियल डिप्रेशन होता है उसमें भी एंजाइटी की तरह ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पर इन सिम्टम्स के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी उदासी होती है जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर एक होपलेसनेस होती है, एक हेल्पलेसनेस होती है और वर्थलेसनेस होती है, और ये तीन इमोशंस उसे डोमिनेट करते रहते हैं। और डिप्रेशन के केस में उसकी ये स्टेट मेंटेन रहती है, जबकि एंजाइटी में ऐसा नहीं होता। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, जैसे ही उस इंसान को ये फील होने लग जाता है तो उसको अपना फ्यूचर डार्क में दिखाई देने लगता है, वो पर्सन बिल्कुल होपलेस हो जाता है। जैसे ही उस इंसान की सेल्फ इमेज खो जाती है और उसे अपना फ्यूचर डार्क में दिखाई देने लगता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है और उसकी यही स्टेट मेंटेन रहती है। तो ये तीन सिम्टम्स डिप्रेशन में ऐड हो जाते हैं, जो कि एंजाइटी में ऐसा नहीं होता। अब ओसीडी पर आते हैं। ओसीडी भी एक तरह की एंजाइटी है, बट बहुत ही ज्यादा सीवियर एंजाइटी, और ओसीडी भी कई तरह की होती है। और कई बार तो ओसीडी की इतनी शर्मनाक थीम सामने आ जाती है कि उस बंदे को लगता है कि मैं जमीन में गड़ जाऊं, पर मैं बताऊं कैसे शेयर करूं। इससे रिलेटेड एक केस जो मैंने पढ़ा वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक लड़का था जिसको अपनी मदर और अपनी सिस्टर के लिए सेक्सुअल थॉट्स आते थे, जिसमें उसका माइंड ऐसी इमेज क्रिएट करता था जिसमें वो अपने सिस्टर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है और जिसमें उसकी मदर भी इन्वॉल्व है। अब ये उसके साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने कोई पॉर्न की ऐसी क्लिप देखी थी जिसमें उसकी कजन और स्टेप मदर इन्वॉल्व होती है। अब जो कि कजन भी सिस्टर ही होती है और स्टेप मदर भी मदर ही होती है। इस क्लिप का उस लड़के के माइंड पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था, इतना बुरा प्रभाव पड़ा था कि उस लड़के का माइंड उसकी रियल मदर और सिस्टर के लिए ऐसे थॉट्स और ऐसे इमेजेस क्रिएट कर रहा था, जिसमें वो ये भी देख रहा था कि वो एंजॉय कर रहा है उनके साथ। अब आप सोचिए, अगर किसी बेटे के या किसी ब्रदर के माइंड में ऐसी इमेज बन रही है अपनी मदर और सिस्टर के लिए, तो उस बंदे के अंदर कितना गिल्ट पैदा होता होगा। और इसी गिल्ट की वजह से उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे कि मैं बहुत ही गिरा हुआ और जलील इंसान हूँ, मेरे अंदर मेरी माँ और मेरी बहन के लिए ही ऐसे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी गंदी इमेजेस बन रही है। तो अब वो ये किसी को बता भी नहीं सकता था, वो अंदर ही अंदर इस गिल्ट के साथ घुटते जा रहा था और उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ते जा रही थी।
अब उसकी फैमिली ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगी। उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर और उसकी सारी फैमिली उससे ये पूछने लगी कि तेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों तू इतना घबराया सा रहता है, चुपचाप सा रहता है। गिल्ट की वजह से उसने अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, उन दोनों को अवॉइड कर रहा था। उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें तो ये लग रहा था कि उनका बेटा कोई गलत संगत में पड़ गया है, इसी वजह से वो सभी को अवॉइड कर रहा है, दिन अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है। एक दिन उसके फादर गुस्से में उसकी पिटाई कर देते हैं, लड़का चुपचाप मार खा भी लेता है। वो ये बता नहीं पा रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। घटना के बाद भी वो लड़का सारा दिन बंद रहने लगा रूम में। तो तब जाकर उसके फैमिली के समझ में आया उनके बच्चे के साथ कोई तो सीरियस इशू चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, तब जाकर ये सारी बात पता चली। उसे ओसीडी हो गया है, उसके माइंड में इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। फिर उसके सेशंस लिए गए, उसकी ट्रीटमेंट चली और जिसमें उसके अंदर से, उसके माइंड से ये सारी चीजें बाहर निकाली गई। टाइम के बाद वो पूरी तरह रिकवर हो गया। ये होता है ओसीडी। तो आई होप अब आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओसीडी में डिफरेंस कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कैसे हम अपनी अजम्पशन बेस्ड थिंकिंग को रोक सकते हैं। इस तरह अपने नेगेटिव बिलीफ्स को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं, एक हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। और आप ये भी समझ पाए होंगे कि कैसे ये पॉर्न देखने की हैबिट को किस तरह ऑब्सेस्ड कर सकती है इस चीज़ के लिए, और कैसे इस हैबिट की वजह से आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन सकती है। तो प्लीज़ ऐसी हैबिट्स से दूर रहिए। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिले। अब जाते जाते, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।